हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव जी के बारे में इस समय चर्चा बहुत जोरों पर है। बहुत सारे लोग इनके द्वारा कल जो भाषण दिया गया है, मुस्लिम समाज के खिलाफ जो बातें कही गई हैं, जो इन्होंने न्यायाधीश के पद पर होते हुए कही हैं, इससे बहुत सारे आक्रोशित लोगों ने मांग की है कि इनको इनके पद से हटाया जाए। मैं इस वीडियो में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस संदर्भ में मेरी इस पुस्तक, जो सरल भाषा में करके लिखी गई है, कि पृष्ठ संख्या 117 और 118 पर इसको पढ़ सकते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आपको 3 बातें पढ़नी होंगी। सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया लिखी है। और फिर हाई कोर्ट के जजों की प्रक्रिया जहां लिखी है, वहां केवल इतना भर लिखा है कि हाई कोर्ट के जज भी उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जजों को हटाने की प्रक्रिया एक समान है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 खंड 5 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह न्यायाधीशों के हटाए जाने का जो आधार है, कदाचार या असमर्थता, उसके निर्धारण के लिए प्रक्रिया बनाने वाला कानून बनाए। तो इस संबंध में भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया है जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 1968। तो इस अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 124 दोनों को जब एक साथ पढ़ा जाता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों को पढ़ा जाता है, तब न्यायाधीशों के हटाने की पूरी प्रक्रिया समझी जा सकती है। मैंने अपनी इस किताब में पृष्ठ संख्या 117 और 118 पर न केवल संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया है, बल्कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधानों एवं इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दिए गए निर्देशों का भी विधिवत उल्लेख किया है। तो आप मेरी इस पुस्तक को मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपील और फैसले के मामले में तो ऊपर नीचे हैं, लेकिन दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, दोनों में से कोई एक दूसरे के अधीन नहीं होते। ये ध्यान दीजिए, दोनों ही संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। दोनों को ही संसद द्वारा महाभियोग तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन महाभियोग से मिलती जुलती एक प्रक्रिया से संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी हटाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, या किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, आधार और प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? इनको हटाने के आधार का उल्लेख अनुच्छेद 124 के खंड 4 में किया गया है, जिसके अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी न्यायाधीश को 2 आधारों में से किसी एक पर हटाया जा सकता है। एक है कदाचार, मिसकंडक्ट, और दूसरा है असमर्थता, इनकैपेसिटी। शेखर यादव जी को अगर हटाया जाता है इनके द्वारा दिए गए भाषण के आधार पर, तो उसे मिसकंडक्ट माना जाएगा, कदाचार मानकर ही हटाया जा सकता है। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, आधार केवल 2 में से कोई एक होना चाहिए। साबित कदाचार या असमर्थता, यानी पहले साबित, प्रूव्ड होना चाहिए। प्रूव्ड कौन करेगा? एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कहां लिखा हुआ है? यह न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लिखा गया है। इसके अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जाएगा। यदि राज्यसभा में लाया जाता है
तो कम से कम राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जाएगा। ये पहली बात है। फिर यदि इतने हस्ताक्षर मिल जाते हैं, लोकसभा में यदि पेश होना है तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने, राज्यसभा में यदि पेश होना है तो राज्यसभा के सभापति के सामने पेश किया जाएगा, जो इस पर उस सदन का विचार मांगेगा। अब यदि उस प्रस्ताव को वह सदन सामान्य बहुमत से ग्रहण कर लिया, ध्यान दीजिएगा यहां अभी सामान्य बहुमत आ रहा है, आगे इसी सदन के 2/3 बहुमत की बात आएगी। सदन यदि अपने सामान्य बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, पारित अभी नहीं किया, अभी केवल स्वीकार किया, तो फिर इसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाएगी जो इस न्यायाधीश के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगी। कौन सा आरोप? कदाचार या असमर्थता का। असमर्थता का मतलब जज होने लायक नहीं है, उसकी जांच करेगी। वह कमेटी कैसे बनेगी? उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के एक जज होंगे और एक पारंगत विधिवेत्ता को रखा जाएगा। 3 लोगों की कमेटी मिलकर के लगे आरोप की जांच करेगी। यदि आरोप सही पाया जाता है, फिर उस रिपोर्ट को उसी सदन में फिर से पेश किया जाएगा, अब पारित करने के लिए। पारित कब होगा? जब उस सदन के कुल सदस्य जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं, यानी कुल मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या उसके आधे से कम न हो, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। 2/3 का बहुमत होना चाहिए। यदि वह सदन इसको पारित कर दिया तो अब यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जांच समिति के सामने जज को अपना पक्ष रखने का हक होता है। फिर इसके बाद इसको सदन में भी अपना पक्ष रखने का हक होता है। जब कभी सदन में अपना पक्ष रखते हैं तो इनकी कुर्सी सबसे पीछे ऊपर लगाई जाती है, ताकि वहां से ये सारी बात, सबकी बातों को सुन सकें और अपनी बातें कह सकें। तो जब एक सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब उस प्रस्ताव को फिर दूसरे सदन के पास चर्चा और पारित करने के लिए भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी अपने विशेष बहुमत यानी वोटिंग में भाग ले रहे कुल सदस्यों के कम से कम 2/3, जो किसी भी दशा में उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से कम न हो, द्वारा पारित कर देता है, तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित किया जाएगा। जब वह आदेश पारित हो जाएगा, उस तिथि से यह मान लिया जाएगा कि वह न्यायाधीश पद से हटा दिए गए हैं। तो भारत के संविधान में न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया आपने अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 के आधार पर और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के आधार पर पढ़ी, इससे स्पष्ट है कि भारत में न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की तुलना में कठिन है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को समझाने वाली वीडियो मैंने 2 दिन पहले आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि दोनों ही सदनों में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। तो आप पूछेंगे कि तो अब इनको हटाने में और राष्ट्रपति के हटाने में क्या अंतर है? बस एक अंतर हो जाता है कि इनको विशेष बहुमत से हटाना है। जो वोट दे रहे हैं, जितना वोट देने के लिए उपस्थित हुए हैं सांसद, उनका 2/3, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें कुल सदस्यों के 2/3, कुल सदस्यों के, चाहे वोट देने आए न आए, वॉकआउट करें, सबको गिना जाएगा। उन कुल के 2/3 से अधिक से ही दोनों सदनों में संकल्प पारित होने पर राष्ट्रपति हटता है। तो इस तरह से भारत के संविधान में कहीं अगर सबसे अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसके बाद भारत के संविधान में संशोधन करने या भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, इन दोनों के लिए विशेष बहुमत यानी जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उन्हीं का 2/3, राष्ट्रपति को हटाने में कुल सदस्यों का 2/3, चाहे वोट दे रहे हो या न दे रहा हूं, यहां जो वोट दे रहे हैं बस उन्हीं का 2/3,
बशर्ते कि जो 2/3 हो वो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे सामान्य कानून के लिए बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत उतने भर से हटा दिया जाएगा। आप कहेंगे साहब तब लोकसभा अध्यक्ष का भी बता दीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को अकेले लोकसभा हटा देगी बहुमत से। प्रधानमंत्री का बता दीजिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा हटा देगी। लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायाधीश की असमर्थता या कदाचार की जांच करने की शक्ति, चाहे वह जज जिसके हटाने की प्रक्रिया चल रही है वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का, कदाचार या असमर्थता की जांच करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। यह शक्ति उस कमेटी के पास है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेत्ता होता है। वही लोग जांच करेंगे। इस संदर्भ में श्री रविंद्र चंद्रन नायर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश का अगर आचरण अनुचित है तो उसकी सामग्री से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जा सकता है, जो इनके मामले में तलब हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके हटाने का कोई निर्णय नहीं ले सकता। अब हमने संविधान में हटाने की प्रक्रिया और शर्तें तो समझ ली। संसद की तरफ देखते हैं। क्या संसद में जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत इकट्ठा होगा? यदि हो जाएगा तो हटाए जा सकते हैं, यदि नहीं होगा तो नहीं हटाए जाएंगे। तो इस मुद्दे पर क्या इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो जाएगा, देखने वाली बात है। शेष न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो संविधान में लिखी है वह मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। जय संविधान।